मास्क वाले आदमी ने सिया की नाजुक कलाई को एकदम डोमिनेटिंग तरीके से अपनी बाहों में खींच लिया और बोला, तुम मुझे डंप कर रही हो? जाने से पहले क्या तुम सच में मेरा मास्क हटाकर ये नहीं देखना चाहती कि मैं कौन हूं? उसकी आवाज में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस और मिस्ट्री थी। उसका ज्यादातर चेहरा उस ब्लैक मास्क के पीछे छिपा था, लेकिन इससे उसका चार्म 0% भी कम नहीं हुआ था, बल्कि वो और भी ज्यादा हॉट और मिस्टीरियस लग रहा था। सच बताएं तो इस आदमी के साथ बिताए गए 1 महीने में सिया ने कई बार उसका मास्क हटाने का सोचा था, लेकिन अपनी खुद की सीक्रेट आइडेंटिटी, जिसे वो किसी भी हाल में रिवील नहीं कर सकती थी, को याद करके उसने ये आइडिया हमेशा ड्रॉप कर दिया। अब उसका चेहरा देखना सिया को उतना इम्पोर्टेंट लग ही नहीं रहा था। सिया ने गहरी सांस ली और बेड पर उठकर बैठते हुए कहा, शांत और बेपरवाह, 1 महीना खत्म हो गया है। अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे, तो इस बात से क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो? 1 साल पहले सिया, जिसे 8 सालों तक एक सुनसान आइलैंड पर छोड़ दिया गया था, उसे उसका एडॉप्टिव फादर वापस सिटी ले आया। सीन ये था कि वो चाहता था कि उस मास्क वाले आदमी ने अचानक उसका हाथ छोड़ दिया और अपनी गहरी अनरीडेबल आंखों से उसे घूरते हुए बोला, मैं ऐसा इंसान हूं जो चीजें दिल पर ले लेता है। क्या तुम श्योर हो कि तुम वन साइडेड तरीके से हमारा कनेक्शन तोड़ना चाहती हो? क्या तुम सच में श्योर हो कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे? सिया ने 1 सेकंड का भी हेजिटेशन नहीं दिखाया। वो बेड से उठी, जमीन से अपनी ब्लैक ड्रेस उठाई और उसे जल्दी से पहनते हुए बोली, गुड बाय। उम्मीद करते हैं कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। उसने पलटकर उस आदमी को एक चार्मिंग स्माइल दी, एक फ्लाइंग किस उछाली और जाने के लिए मुड़ गई। जो सिडक्टिव लड़की कुछ ही पलों पहले बेड पर थी, उसका अब कोई नामो निशान नहीं था। उस आदमी ने उसे जाते हुए देखा और दांत पीसते हुए बुदबुदाया, "हं, मुझे डंप करना चाहती हो? सपने देखती रहो।" उसकी आंखों में एक डेंजरस कोल्डनेस आ गई थी। उसने ऐसे लड़कों के किस्से तो सुने थे जो काम होने के बाद इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये लड़की तो ड्रेस पहनते ही एकदम हार्टलेस बन चुकी थी। सिया जैसे ही होटल से बाहर निकली, उसे अपनी अडॉप्टिव फादर संजीव का कॉल आया। सिया ने कॉल उठाया और थोड़ी इरिटेटेड टोन में बोली, जल्दी बोलो, अगर कुछ कहना है तो। वो चलती चलती कैब ढूंढने लगी। संजीव ने फोन की दूसरी तरफ से गुस्से में चिल्लाकर कहा, सिया, क्या तुम अपने पिता से ऐसी बात करती हो? सिया ने अपनी आंखें रोल करते हुए पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या? संजीव ने एकदम बॉसी टोन में ऑर्डर दिया, अर्जुन को लेकर तुरंत घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। सिया ने कैजुअली रिप्लाई किया, और अगर मैं मना कर दूं तो? संजीव ने धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मना करने की हिम्मत की तो मैं शेखावत परिवार की दादी को बता दूंगी कि 1 साल पहले तुमने अपनी बहन की आइडेंटिटी चुराकर अर्जुन से शादी की थी। फिर देखते हैं तुम अपनी ये हैसियत कैसे बचाती हो। सिया की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई और वो शांत आवाज में बोली, ठीक है, वेट करो, मैं आ रही हूं। 1 घंटे बाद संजीव का लग्जरी विला। लिविंग रूम की ब्राइट लाइट्स ऑन थीं। संजीव एक फॉर्मल सूट पहने सोफे पर एकदम एटीट्यूड में बैठा था। संजीव ने सिया को अपनी तेज, ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, सिया, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि थोड़ा सेंसिबल बनो। मिसेस शेखावत वाली अपनी आइडेंटिटी अपनी बहन को चुपचाप वापस दे दो। उसने एक पॉज लिया और आगे बोला, उस वक्त हमने तुम्हें उससे शादी इसलिए करने दी थी क्योंकि शनाया की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। अब जब वो ग्रेजुएट हो चुकी है तो टाइम आ गया है कि तुम उसकी जगह उसे वापस लौटा दो। सिया उसके सामने एक वाइट ड्रेस में खड़ी थी। उसके चेहरे पर 0 इमोशंस थे। वो एकदम ओबीडियंट वाइब दे रही थी। बस एक ही ग्लिच था। उसके राइट गाल पर एक बड़ा सा डीप स्कार उसकी ब्यूटी को खराब कर रहा था। सिया को चुप देखकर संजीव का ईगो और बूस्ट हो गया और उसने कॉन्फिडेंस से कहा, सिया, शेखावत फैमिली इस देश की टॉप 4 फैमिलीज में सबसे ऊपर आती है। तुम्हारे चेहरे पर इस अगली निशान के साथ तुम अर्जुन शेखावत को बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। अगर तुम खुद चली जाती हो तो हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे कि तुम अपनी बाकी की लाइफ बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के चिल मार सको। सिया ने धीरे से अपनी नजरें ऊपर की और एक प्लेफुल, सार्कास्टिक स्माइल देते हुए बोली, क्या होगा अगर मैं सेंसिबल बनने से मना कर दूं? संजीव की आंखों में गुस्सा भड़क उठा और उसने चिल्लाकर कहा, अगर तुमने कोऑपरेट नहीं किया तो मैं मिस्टर शेखावत और दादी को रिवील कर दूंगा कि तुमने शनाया की जगह लेकर जबरदस्ती इस शादी में एंट्री मारी थी।
फिर देखते हैं कि तुम शेखावत फैमिली की बहू बनकर कैसी सर्वाइव करती हो। सिया के माइंड में एक मॉकिंग थॉट चल रहा था। दोनों फैमिलीज के बीच ये शादी उनके ग्रैंडफादर्स ने मरने से पहले ही फिक्स कर दी थी। 10 साल पहले अर्जुन एक फायर एक्सीडेंट में इंजर्ड होकर पूरी तरह ब्लाइंड हो गया था। शनाया किसी अंधे आदमी से शादी करके अपनी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहती थी। इसीलिए संजीव चुपचाप सिया को आइलैंड से वापस ले आया ताकि वो शनाया की जगह ले सके। एक प्रॉपर मास्टरमाइंड गेम। लेकिन ट्विस्ट ये था कि शादी के बाद सिया को रियलाइज हुआ कि अर्जुन की आंखें तो बहुत पहले ही ठीक हो चुकी हैं और सिर्फ 1 साल के अंदर उसने शेखावत ग्रुप को एक मैसिव बिजनेस एम्पायर बना दिया था। अब जब इस सेल्फिश फैमिली ने देख लिया कि अर्जुन ब्लाइंड नहीं है और सुपर सक्सेसफुल है, तो उन्हें मिसेस शेखावत का टैग वापस चाहिए था। क्या लाइफ सच में इतनी कन्वीनियंट होती है? शनाया ने अपनी हाई पिच स्वीट आवाज में एक्टिंग करते हुए कहा, दीदी, मैंने हमारे हाई सोसाइटी सर्कल में सुना है कि अर्जुन तुम्हें कभी किसी इवेंट्स में अपने साथ नहीं ले जाते। वो शायद तुमसे इरिटेट होते हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम सिर्फ एक अडॉप्टेड लड़की हो, तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शनाया ने संजीव के बगल में बैठते हुए अपनी भड़कीली ड्रेस को ठीक किया और एक बनावटी मीठी आवाज में कहा, दीदी, वैसे भी हमारे दादाजी ने जो रिश्ता तय किया था वो अर्जुन और मेरे बीच का था। 1 साल पहले मैं छोटी थी, नासमझ थी, इसलिए मैंने वो रिश्ता आपको दे दिया। लेकिन अब मैंने बहुत सोच समझ कर फैसला किया है कि मैं दादाजी की आखिरी इच्छा पूरी करूंगी और अर्जुन से खुद शादी करूंगी। इसलिए प्लीज। ट्रिंग ट्रिंग। तभी एक तेज रिंगटोन ने शनाया की बात बीच में ही काट दी। शनाया के उस दिखावटी चेहरे को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए सिया ने बड़ी आराम से अपना फोन निकाला और कॉल रिसीव किया। फोन की दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, जो वसंत की हवा की तरह बेहद शांत और सौम्य थी। सिया, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जिस इंसान ने उस वक्त तुम्हारी जान बचाई थी, वो अब विदेश जा चुका है। वो अभी कहाँ है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिया की आंखों में एक ठंडी और तेज चमक आ गई। बिना कोई भाव दिखाए सिया ने सपाट लहजे में कहा, मैं समझ गई, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। शनाया गुस्से से लाल हो गई जब उसने देखा कि सिया ने उसे पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। अपनी हदें पार करते हुए शनाया ने तीखे स्वर में अपना गुस्सा निकाला, दीदी, तुम्हारे चेहरे पर ये जो इतना बड़ा दाग है ना, इसकी वजह से तुम बहुत बदसूरत लगती हो। शेखावत फैमिली के अर्जुन तो तुम्हें देखकर ही उल्टी कर देंगे। तुम्हारे अंदर अभी भी इस शादी से चिपकी रहने की हिम्मत कैसे है? सिया ने बड़े आराम से अपना फोन वापस पॉकेट में रखा। कमरे में मौजूद सभी लोगों को अपनी बर्फीली और तेज नजरों से घूरते हुए सिया के चेहरे पर एक बहुत ही मासूम सी मुस्कान आ गई। उसने शांत लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा, अगर मुझे सही से याद है तो तुम लोग ही मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे कि मैं शनाया की जगह इस शादी के लिए हाँ कर दूं, है ना? क्या हुआ? अब जब तुम्हें पता चल गया है कि अर्जुन अंधा नहीं है, तो तुम्हें ये रिश्ता वापस चाहिए? क्या तुम्हें लगता है कि शादी कोई बिजनेस डील है जिसे तुम जब चाहो खरीद या बेच सकते हो? उसकी आवाज बिल्कुल शांत थी, ना ज्यादा तेज, ना ही धीमी, लेकिन उसमें एक ऐसी खौफनाक ठंडक थी जिसने कमरे में मौजूद हर इंसान की रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर दी। कविता ने, संजीव की पत्नी ने, सिया को नफरत भरी नजरों से घूरते हुए कड़वाहट भरी स्वर में कहा, सिया, क्या तुम्हारे दिल में हमारे लिए जरा सा भी एहसान नहीं है? अगर हमने तुम्हें उस अनाथाश्रम से गोद नहीं लिया होता, तो तुम आज भी एक बदसूरत, बिना माँ बाप की अनाथ लड़की होती, जिसे कोई पूछने वाला नहीं था। सिया की होठों पर एक सार्कास्टिक मुस्कान तैर गई। उसने ताना मारती हुई कहा, सार्कास्टिक और ताना मारते हुए। रही बात मुझे गोद लेने की, तो मुझे लगता है कि इसकी असली वजह तुम लोग किसी और से बेहतर जानते हो, है ना? उसकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया। बात 10 साल पुरानी थी। जब संजीव को नेता के तौर पर प्रमोशन मिला था, तो उसे पब्लिक के सामने अपनी एक अच्छी इमेज बनानी थी। वो जानबूझकर मीडिया और रिपोर्टर्स को लेकर एक अनाथ आश्रम गया और 8 साल की सिया को गोद लिया। उस वक्त भी सिया की दाहिनी गाल पर वो गहरा दाग था और वो उस अनाथ आश्रम की सबसे बदसूरत बच्ची मानी जाती थी। फिर भी संजीव ने मीडिया के सामने उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत बच्ची बताया और दावा किया कि वो उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करेगा।
जैसा उसने सोचा था, ये खबर हर जगह छा गई और दुनिया ने संजीव की इस दरियादिली की खूब तारीफ की। लेकिन किसी को नहीं पता था कि 2 साल तक प्यारे पिता का नाटक करने के बाद संजीव ने सिया को एक सुनसान और नर्क जैसी आइलैंड पर भेज दिया था। पब्लिक को उसने यही बताया कि उसकी गोद ली हुई बेटी विदेश में पढ़ाई करने गई है। उरानी अपनी पाखंड का ड्रामा बखूबी निभाया था। अगर 1 साल पहले उन्हें शनाया की जगह शेखावत फैमिली में शादी करने के लिए सिया की जरूरत ना पड़ती, तो संजीव उसे कभी वापस नहीं लाता। कविता ने अपना घमंड दिखाते हुए आवाज ऊंची करके कहा, तो क्या हुआ अगर ऐसा ही है? तुम्हारी औकात एक गोद ली हुई बेटी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या तुम सच में खुद को इस घर की कोई राजकुमारी समझने लगी हो?